भीड़ के खिलाफ चलना भी विद्रोह नहीं है, वो भी गुलामी है। तो क्या ऐसा जीवन हम जी सकते हैं जहां हमारे पास चॉइस हो कि कब हमें सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कब नहीं? बहुत लोगों को लगता है कि वही तो करना है कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपने मन की करूंगा। सब अगर दाएं जा रहे हैं तो मैं बाएं जाऊंगा। सब क्या कर रहे हैं ये बात बाद में आती है। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर है, तुम छोटे भाई हो, तुम इंजीनियर बन जाओ। तो बोले हाँ ठीक है, बन जाते हैं। शहर से कोचिंग नगरी की ओर एक ट्रेन जा रही थी, वो भी जाके बैठ गए उसी में। भीड़ के खिलाफ चलना ये विद्रोह नहीं है, वो भी गुलामी है। और वहां भगत सिंह जो बोल रहे थे कि मेरी दुल्हन का नाम आजादी है, शादी मेरी हो चुकी है, वो भारत के सांसदों को चुन सकता है, विधि निर्माताओं का चयन करेंगे ये, और इनके साथी का चयन करेंगे पिताजी। तो गजब हो गया। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि मुझे हमेशा भीड़ के खिलाफ ही जाना है, भीड़ के खिलाफ ही जाना है। बात भीड़ के खिलाफ होने की नहीं है। बात कोई क्रांतिकारी निकल पाता अगर उसके माँ बाप उस पर वैसे ही चढ़ जाते जैसे आज के माँ बाप और आज के दादा और दादी अपने बच्चों पर चढ़े रहते हैं। मैं पूछ रहा हूं, बता दो ना। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो सोसाइटी की नॉर्म्स को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं, और एक वो जो सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या ऐसा जीवन हम जी सकते हैं जहां हमारे पास चॉइस हो कि कब हमें सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना है और कब नहीं? एकदम एकदम। क्योंकि अगर जैसे मान लें अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, आने वाले कुछ सालों में मेरे पिताजी मेरे से कहें कि शादी कर लो बेटा, तो एक इंसान ऐसा हो सकता है जो उसको एक्सेप्ट कर ले और एक मना कर दे। तो मना करने वाले को कुछ नुकसान भोगने पड़ सकते हैं, उसे परिवार से निकाल दें, उसे समाज में बोलें कि ये तो सुनता नहीं अपने माँ बाप की। तो उससे हम कैसे अपने आप को समझाएं कि अगर नुकसान हो भी रहा है तो वो हमारे ही फायदे के लिए? नहीं देखो, ये जो दोनों ही संभावनाएं हैं, इनके केंद्र में कोई और है, दूसरा बाहर वाला। ठीक है कि मैं ठुकरा भी रहा हूं तो उनकी कही किसी बात को ठुकरा रहा हूं। जैसे पहला ही वाक्य बोला था ना कि कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी के बिल्कुल विपरीत चलते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी के बिल्कुल पीछे पीछे चलते हैं। इन दोनों के ही केंद्र में कौन बैठा हुआ है? देख दोनों किसकी ओर रहे हैं? सोसाइटी की ओर ही तो रहे हैं भाई। वाई अभी भी एफएक्स है। एफएक्स एक्स भी हो सकता है और माइनस एक्स भी हो सकता है। फर्क क्या पड़ता है? वाई है तो एफएक्स ही ना, माइनस एक्स कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अभी भी डिपेंडेंट तो एक्स पर ही हो। आपने बस माइनस एक्स कर दिया और अपने आप को बोल दिया मैं तो रिबेल हूं, क्योंकि पहले एफएक्स माने होता था एक्स, अब एफएक्स माने होता है माइनस एक्स। तो मैं कौन हूं? मैं रिबेल हूं, मैं रिबेल हूं। तुम भूल गए कि तुम अभी भी डिपेंडेंट हो। तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि तुम अभी भी फंक्शन किसके हो? एक्स के ही हो। बात आ रही? तो अच्छा, तो मैं कुछ और कर लेता हूं, मैं और बड़ा रिबेल हो जाता हूं। माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, कोई फर्क पड़ गया क्या? तुम सुपर एंटी सोशल हो गए अब, लेकिन फंक्शन तो अभी भी एक्स के ही हो। अरे क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी एक्स पर डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाए, कि dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? कांस्टेंट हो जाए, कुछ हो जाए, उसमें अब एक्स ना बचे। क्या कर सकते हैं कुछ ऐसा हम? बात ये नहीं है कि अभी शादी का उदाहरण लिया, शादी अच्छी है कि बुरी है कि क्या है। बात ये है कि तुम्हें पता भी है कि वो क्या है, या तुम उसमें बस इसलिए भगे चले जा रहे हो, चाहे वो कैरियर हो या शादी हो या धर्म हो या रस्मों रिवाज हो या पॉलिटिकल ओपिनियन हो या कोई भी आइडियोलॉजी हो जो तुम्हें दे दी गई है, कोई भी बिलीफ सिस्टम हो जो तुमने पकड़ लिया है, तुम उसमें सिर्फ इसलिए चले जा रहे हो क्योंकि सब उसमें जाते हैं। विजडम का मतलब ये नहीं होता कि फलानी चीज को ठुकरा दूंगा। किसी चीज से विजडम का, किसी विषय से, किसी आइडियोलॉजी से, किसी इंस्टीट्यूशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। विजडम का संबंध सिर्फ और सिर्फ तुमसे है, तुमसे है। क्या मैं जानता हूं कि मैं क्या स्वीकार कर रहा हूं?
क्या मैं ठीक ठीक समझता भी हूं? अगर ठीक ठीक समझते हो तो जो फिर हो सकता है कि समाज में सब उस दिशा जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, तो भी फर्क होगा, तो भी फर्क होगा। 100 अंधे चले जा रहे हैं एक तालाब की ओर, और तुम्हारे पास आंखें हैं अपनी, तुम भी चले जा रहे हो तालाब की ओर। दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि ये आदमी तो इन 100 की भीड़ के साथ है, इन 100 लोगों के पीछे पीछे चल रहा है, ऐसे ही लगेगा ना, ऐसे ही लगेगा ना। भीड़ के खिलाफ होना जरूरी नहीं है, आंख का होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास आंख है तो तुम में और उन 100 अंधों में बहुत मूलभूत अंतर है। बताओ क्या अंतर? यह है कि 100 अंधे अगर तालाब की ओर जा रहे हैं तो डूब मरेंगे। 100 अंधे अगर तालाब की ओर जा रहे हैं तो तालाब भी उन्हें बस डुबोने के ही काम आएगा, और तुम भी उन्हीं 100 अंधों के पीछे पीछे जा रहे हो। दूर से देखने पे लगेगा कि तुम भी भीड़ के हिस्से ही हो, पर तुम भीड़ के हिस्से नहीं हो, क्योंकि वो तालाब तुम्हारी प्यास बुझाएगा। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि मुझे हमेशा भीड़ के खिलाफ ही जाना है, भीड़ के खिलाफ ही जाना है। बात भीड़ के खिलाफ होने की नहीं है, बात अपनी आंखें होने की है। अध्यात्म सस्ता रिबेलियन नहीं सिखाता। बहुत लोगों को लगता है कि वही तो करना है कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपने मन की करूंगा। सब अगर दाएं जा रहे हैं तो मैं बाएं जाऊंगा, सब अगर मुंह से खाते हैं तो मैं कान से खाऊंगा। ये कौन सा अध्यात्म है? ये कौन सा अध्यात्म है? अध्यात्म का मतलब होता है सब क्या कर रहे हैं ये बात बाद में आती है, वाई एफएक्स है ही नहीं। सब क्या कर रहे हैं बात बाद में आती है। पहले मुझे यह देखना है कि मैं कौन हूं, और वहीं से पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। उसके बाद जो मुझे करना है, अगर वो बाकी लोगों के कर्म जैसा है तो भी ठीक, अगर वो बाकी लोगों के कर्म के विपरीत है तो भी ठीक, क्योंकि मेरा पहला सरोकार मैचिंग और मैपिंग है ही नहीं। भाई आप यहां पर 500,000 लोग जेई क्लियर करके आए होंगे कैंपस में फर्स्ट ईयर में। कितने का बैच है? 420। तो 421 का इनका बैच है। ठीक है, कुछ भी बोल देते यार, मुझे पता थोड़ी था। लगभग 500। देखो वो बेहतर बंदा है, कुछ लॉयल्टी होनी चाहिए ना कैंपस के लिए। तुम क्या कर रहे हो? 500 जने यहां पर आ गए हो। अब उन 500 में से 490 ऐसे भी हो सकते हैं जो एक अंधी भीड़ का पीछा करते करते यहां घुस गए। मोहल्ले में सब इंजीनियरिंग एंट्रेंस देते थे, उन्होंने भी दे दिया। शहर से कोचिंग नगरी की ओर एक ट्रेन जा रही थी, वो भी जाके बैठ गए उसी में। पिताजी ने कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर है, तुम छोटे भाई हो, तुम इंजीनियर बन जाओ। तो बोले हाँ ठीक है बन जाते हैं। तो वो भी यार 490 ऐसे हो सकते हैं कि ऐसे ही अपना भटकते हुए स्लीप वॉकिंग में यहां कैंपस में आ गए। 10 ऐसे भी तो हो सकते हैं जिन्हें दिखाई दे रहा है कि दुनिया को इस वक्त किस किस्म की इंजीनियरिंग की जरूरत है, जो अपनी आंखों से थोड़ी सफाई से देखते हुए आए हैं इस कैंपस में। अब सिर्फ एंट्री रजिस्टर को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि 500 के 500 एक ही जगह तो आए हैं। नहीं, 500 के 500 आईआईटी इंदौर ही आए हैं, लेकिन 490 अलग हैं, 10 अलग हैं। और ये 10 जो हैं वो किसी भी जेई रैंक के और किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। बात ये नहीं है कि उनकी रैंक क्या है या किस अटेम्प्ट में आए या उनको डिपार्टमेंट क्या मिला है। बात यह है कि वो अपनी आंखों से देखते हुए आए हैं कि नहीं आए हैं। ये चीज है डिफरेंशिएटर। बात समझ में आ रही है? आपको ये थोड़ी कहना है कि पूरी दुनिया अगर आईआईटी जा रही है तो मैं क्यों जाऊं, मैं विद्रोही हूं। तो तुम कहां जाओगे? ये तो सोचा नहीं। हाँ मैं विद्रोही हूं ना, तो मैं टीआईआई जाऊंगा। ये क्या पागलपन है? भीड़ के खिलाफ चलना
भी विद्रोह नहीं है, वो भी गुलामी है। भीड़ के खिलाफ चलना माने बार बार मुड़ के देखना भीड़ किधर को जा रही है, जिधर को भीड़ जा रही है उसमें एक माइनस लगा देना है बस, डायरेक्शन वाला। वो भी तो गुलामी ही है ना। भीड़ के साथ चलना अगर आपको गुलामी लग रहा है तो भीड़ के खिलाफ जाना भी गुलामी है। अध्यात्म का मतलब न भीड़ के साथ जाना, न भीड़ के खिलाफ जाना, अपने साथ जाना। और अपने साथ जाने में अगर अपने आसपास भीड़ दिखाई दे गई तो भी ठीक, नहीं दिखाई दे गई तो भी ठीक। हमें क्या फर्क पड़ना है। हम इनके साथ इसलिए नहीं है कि हम इनके पिछलग्गू हैं, हम इनके साथ इसलिए हैं क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता हमारा था, उसी रास्ते पर हमें ये भी मिल गए। बात आ रही है समझ में। अब शादी वगैरह करनी है कि नहीं करनी है ये पिताजी कैसे बता सकते हैं। ज्यादातर तो जो पिछली पीढ़ी है उसको यही नहीं पता था कि उसे शादी कैसे करनी है। ये जो आजादी के बाद की हमारी 2-3 पीढ़ियां हैं, पिताजी की और दादाजी वाली जो पीढ़ियां हैं तुम लोगों से, ये बहुत नायाब और लाजवाब पीढ़ियां हैं। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही था जो पहली बार रॉन्डेवू में, 95 मेरी एंट्री थी, सितंबर 95 में रॉन्डेवू हुआ था, उसमें बोलने गया। तो उसमें सवाल कुछ ऐसा ही था, जो टॉपिक था डिबेट का कुछ ऐसा ही था कि भारत की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार, या शायद ऐसा था कि क्या नई पीढ़ी नालायक निकल गई है, इस तरह से कुछ था। तो मैंने कहा कि जो 47 का साल है वो शताब्दी के लगभग बीचों बीच आता है, मिड पॉइंट है। तो उसके पहले के 50 साल देख लो और उसके बाद के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, इनकी तुलना कर लो। मैंने कहा तुम पहले के 50 साल देखते हो, माने 1900 से लेकर के 1947 या 1950 मान लो, वो साल देखते हो, तो उसमें तुम्हें एक के बाद एक कद्दावर लोग दिखाई देते हैं। क्या ऊंचाइयां हैं उनकी, तुम गिनते गिनते थक जाओ। और हर क्षेत्र में, सिर्फ यही नहीं कि राजनीति, सिर्फ यही नहीं कि क्रांतिकारी, विज्ञान भी, कला भी, साहित्य भी। वहां सिर्फ भगत सिंह ही नहीं खड़े हुए हैं, वहां टैगोर भी खड़े हुए हैं। वही भारत है। तो पहले 50 साल में तो हमें इतने जबरदस्त लोग दिखाई देते हैं कि इतनी मोटी किताब लिख दो तो भी कम पड़े। यहां तक कि खेल में भी ध्यानचंद। और फिर वो पीढ़ियां शुरू होती हैं जो हमारे बाप दादाओं की हैं, 1950 से फिर 2000 तक। फिर इसमें तो कोई दिखाई नहीं देता। ये क्या हो गया? क्या हमारे जीन्स बदल गए? हम लोग तो वही हैं, ये हो क्या गया? नहीं, जीन्स नहीं बदल गए, ये पीढ़ियां बदल गई, ये पीढ़ियां बदल गई। वो लोग चले गए और आजादी के बाद जो माहौल मिला वो उन्हीं की देन था जो चले गए। जिन पीढ़ियों को ये माहौल मिल गया उन्हें मुफ्त में मिल गया वो माहौल। कोई महानता उनमें विकसित ही नहीं होने पाई, कोई लोहा उनके भीतर तपा ही नहीं। और वही पीढ़ियां हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। इन पीढ़ियों में आपको आजाद दिखाई देते हैं, भगत सिंह दिखाई देते हैं, सुखदेव और राजगुरु दिखाई देते हैं। इन पीढ़ियों में तो बस ये दिखाई देता है कि बेटा जल्दी से सोशल परमिशन ले लो, कोई भी तुम्हारी जॉब लग जाए और शादी करके सेटल हो जाओ। इन पीढ़ियों में तो यही दिखाई देता है ना। और वहां भगत सिंह जो बोल रहे थे कि मेरी दुल्हन का नाम आजादी है, शादी मेरी हो चुकी। यहां बस यही चल रहा है कि मेरा नन्हा मुन्ना, मेरा लाडला, खूब खा ले बेटा, तेरे गाल मुलायम मुलायम गोरे गोरे रहे। और वहां भगत सिंह कह रहे हैं 23 साल का हूं, जानबूझकर मरना चाहता हूं।
वो बच सकते थे बहुत आसानी से, उन्हें कुछ नहीं करना था, माफी वगैरह मांग लेनी थी या सुलह कर लेनी थी, माफी की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस संधि कर लेते, बच जाते, आराम से बच जाते। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मरना जरूरी है, मैं मरूंगा नहीं तो ये देश जगेगा नहीं। और उनके भी मां बाप थे कि नहीं थे, और उनके मां बाप आकर उन पर दबाव नहीं बना रहे थे कि बेटा जल्दी से माफी मांगकर बाहर आ जा, शादी वादी कर ले, तो इतना हैंडसम है तू कैसे जान दे देगा, अभी 23 की तो तेरी उम्र है। एक वो पीढ़ी थी, और एक आजादी के बाद की हमारी पीढ़ियां हैं, बड़ी व्यर्थ पीढ़ियां निकली हैं ये। कुछ अपवाद होंगे, उन अपवादों का मैं सम्मान करता हूं, पर उन अपवादों को छोड़ दें तो ये बहुत बेकार पीढ़ियां निकली हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी तो खराब करी ही है, ये अपने बच्चों को भी नहीं जीने देते। कोई क्रांतिकारी निकल पाता अगर उसके मां बाप उस पर वैसे ही चढ़ जाते जैसे आज के मां बाप और आज के दादा और दादी अपने बच्चों पर चढ़े रहते हैं। मैं पूछ रहा हूं, बता दो ना। और भारत तब बहुत गरीब था, बहुत बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन फिर भी दुनिया में भारत का हर क्षेत्र में कुछ नाम था। प्रयोगशालाएं नहीं थी, लैब्स नहीं थी,